नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली, मिडल स्मॉल कैप में दबाव, रियलिटी फार्मा, एफएमसीजी सबसे ज्यादा पिटे, सेंसेक्स 229 और निफ्टी 52 अंक लुढ़के। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सोनिया ने कराई सुलह, डीके शिवकुमार बनेंगे डिप्टी सीएम, शनिवार को होगा शपथ ग्रहण। मोदी कैबिनेट में सरप्राइज चेंज, कानून मंत्रालय से हटे किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल को मिली जिम्मेदारी, अर्थ साइंस मंत्रालय संभालेंगे अब किरण रिजिजू। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की वैधता को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बैल दौड़ को भी हरी झंडी, संविधान पीठ का बड़ा फैसला। केरला स्टोरी के फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में लगी रोक हटाई, लेकिन धर्मांतरण डाटा पर देना होगा डिस्क्लेमर। सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश कुमार को झटका, जातीय जनगणना पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज, पटना हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। खबरों की शुरुआत करेंगे मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले से, जहां पर बड़ा एक फेरबदल आज देखने को मिला। यहां पर किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि रिजिजू ने पिछले कुछ महीनों से न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर वो काफी चर्चा में भी रहे थे। रिजिजू 2021 में कानून मंत्री बने थे और अब उनकी जगह ले ली है अर्जुन मेघवाल ने। तो वहीं कानून मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने विश्वास प्रकट किया, हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। लंबित जो विषय हैं, न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है, वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही विजन है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने आज 2 बड़े फैसले सुनाए हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू पर बनाए गए कानून को वैध माना, दूसरी तरफ बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून की वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया था कि जल्लीकट्टू खेल उनके राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, इसलिए इस खेल पर लगाई गई रोक को हटा लेना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने जल्लीकट्टू को लेकर ये फैसला सुनाया और तमिलनाडु के नए कानून पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में बैल दौड़ की वैधता को भी बरकरार रखा। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज ईडी के सामने पेश हुई, जहां नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की, तो वहीं पीएमएलए कानून के तहत उनका बयान भी ईडी ने दर्ज किया। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव परिवार की मुश्किलें कहीं से भी खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। इस मामले में पहले ईडी तेजस्वी यादव और मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं पहले इसी मामले में यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने भी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। और अब बात कर्नाटक की, जहां पर 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। खास बात यह है कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। आज शाम को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण 20 मई को होगा। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे।
तो वहीं सीएम के इस फैसले के बाद डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान का फैसला मंजूर है। What has happened to Congress party? Everything is well. Everything will be well, is going to be well. We had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we'll abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikat. We all have accepted whatever the formula has been generated. और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी माता पल्लवी घोष इस वक्त हैं। पल्लवी, अब सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम होंगे, कैसे हुआ ये फैसला? और बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार माने कैसे हैं डीके शिव कुमार? तो आखिरकार कर्नाटक का नाटक खत्म हुआ और ऐसे में डीके शिव कुमार मान गए कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके पीछे काफी नूरा कुश्ती हुई और देर रात तक बहुत सारी मीटिंग का दौर लगा रहा। डीके शिव कुमार केसी वेणुगोपाल के साथ, रणदीप सुरजेवाला का सिद्धारमैया के साथ, और आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला लिया कि फिलहाल सिद्धारमैया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होगा और वो होंगे डीके शिव कुमार। लेकिन 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें कुछ और ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन क्या ऐसे में एक सस्पेंस बना रहेगा? क्योंकि याद होगा आपको कि सोनिया गांधी ने भी ये बात कहा था डीके शिव कुमार को कि आपके साथ न्याय होगा, आपने जो वफादारी दिखाई पार्टी के साथ उसका आपको फल मिलेगा। तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ साल बाद सिद्धारमैया के जगह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए? फिलहाल कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए ये होगी कि लोकसभा का चुनाव जीते और इसीलिए डीके शिव कुमार को अभी भी राज्य का अध्यक्ष बना के रखा गया है। उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट यहां से लाए। लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये भी होता है कि क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन डीके शिव कुमार के हाथ में रहेगा, इसलिए कमान भी उनके हाथ में रहेगा और काफी पावरफुल वो रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, ये तस्वीरें भले ही दिखाई जा रही होंगी दोनों एक साथ है, क्या वाकई में ये लोग साथ रहेंगे? बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी। जी हां, बहुत बड़ा सवाल है और पूरे 5 साल बिताने भी हैं अभी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे, जहां पर आज द केरला स्टोरी के फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगी रोक को कोर्ट ने अब हटा दिया है। इस खबर पर डिटेल के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बताएं जरा, केरल स्टोरी के फिल्म मेकर्स को राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ खबर है? देखिए, 8 मई को पश्चिम बंगाल ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए द केरल स्टोरी मूवी के ऊपर रोक लगा दी थी। जब सरकार की उसका ये कहना था कि इससे जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो इसके निर्माताओं ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है। अगर राज्य ऐसा नहीं करेंगे और बेवजह किसी फिल्म के ऊपर रोक लगाएंगे तो ये सभी फिल्मों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि ये रोक पूरी तरह से सही लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल है उसमें इसको रोक लगाई थी, इसको रोक हटा लिया है। दूसरी तरफ जो निर्माता, उन्होंने ये भी कहा था कि जो तमिलनाडु सरकार है उसने भी इसके ऊपर शैडो बैनिंग कर दिया है, फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं करने दी जा रही है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी निर्देश दिए कि जो भी अगर फिल्म देखना चाहता है उसकी सुरक्षा वहां पर मुहैया कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो निर्माता है उनको मूवी के अंदर एक डिस्क्लेमर ऐड जरूर करना पड़ेगा कि 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण नहीं हुआ है या ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, तो वो उसको ऐड करने के लिए तैयार हो गए। तब ये फिल्म के प्रदर्शन का तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में रास्ता साफ हो गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब इन सारी खबरों के बाद बात बाजार की, क्योंकि जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली रही, तो वहीं सेंसेक्स 129 अंक गिरकर 61,432 पर बंद हुआ। निफ्टी आज 52 अंक गिरकर 18,130 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी फार्मा एफएमसीजी शेयरों में रही। एनर्जी, ऑटो और मेटल शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल? देखिए, आज भारतीय बाजारों में एक्सपायरी का दिन था, तो शुरुआती तो गैप अप हुआ, लेकिन वहां से सस्टेन नहीं हुआ और बिकवाली मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी और बिकवाली प्रिवेल करती थी। लास्ट आवर तक यहां पे बिकवाली देखने को मिली और 18,080 के इर्द गिर्द आके इंडेक्स थोड़ा संभला,
थोड़ा सा पुल बैक के बाद 18,100 के आसपास, 18,100 के ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन आज सबसे ज़्यादा प्रेशर था फार्मा में, रियल्टी में, एफएमसीजी में, नंबर्स के बाद आईटीसी के। आज मिड कैप स्मॉल कैप भी प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। एनर्जी, ऑटो, मेटल, यहाँ पर भी कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर ब्रॉडर साइड पे मार्केट्स वीक थे और एसबीआई और आईटीसी जैसे दो दिग्गजों के नंबर्स का भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। जी, इसके अलावा आपसे सेक्टर्स का भी हाल समझना चाहेंगे। आज कौन सा सेक्टर्स और शेयर में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार हुए। गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स, यहां पर प्रेशर रहा। साथ ही साथ डीवी स्लैब नंबर से पहले 4% नीचे, आईटीसी करीब 2% नीचे और एसबीआई नंबर्स के बाद, दोनों नंबर्स के बाद करीब 1.5 से 2% के आसपास का डिक्लाइन दिखा के गए। हनीवेल 7.5% ऊपर, ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड। देवयानी कल की बिकवाली के बाद 6% ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% ऊपर और पूनावाला फिनकॉर्प करीब 2-2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में थर्मैक्स नंबर्स का इंपैक्ट 7.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी प्रॉफिट टेकिंग रादर रियल एस्टेट स्पेस में, अदानी पावर और एपीएल अपोलो दोनों में 3.5 से लेकर 4% तक का डिक्लाइन। पीएसयू बैंकिंग में प्रेशर था, तो उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एसबीआई, पीएनबी ये कुछ ऐसे नाम जहां पे भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ फार्मा में प्रेशर था, तो डीवी स्लैब, औरबिंदो फार्मा, ग्रेन्यूल, सनोफी ये कुछ ऐसे नाम जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्रूशियल इवेंट्स चल रहे हैं, बड़े नंबर्स अवेटेड हैं, उनका इम्पैक्ट मार्केट्स में आप आते हुए देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब बात करेंगे साइट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा का, जिनका कहना है कि कुछ दिन पहले आईटी कंपनियों और बैंकों के नतीजे बेहतर रहे, इसके कारण बाजार में ग्रोथ रह सकती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि आईटी और बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे ख्याल से मार्केट में जो गिरावट आई थी शुरू के दौर पे, हाँ, वो इसलिए आई थी क्योंकि आईटी के कुछ कंपनियों के रिजल्ट ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। लेकिन बाद की जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट आए वो अपेक्षा से काफी ज्यादा अच्छे रहे, तो उसने मार्केट को उत्साहित किया। और बाद में फिर एनबीएफसीज और बैंक के रिजल्ट आए तो उसने भी मार्केट को एक बढ़ावा दिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है, अगर किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट ग्लोबल मार्केट्स में नहीं होते या फिर हम एफआईआई के फ्लोज को बहुत स्ट्रांगली रिवर्स होते नहीं देखते, तो मेरे ख्याल से हमारी मार्केट्स अभी जो मोमेंटम बनाई हुई है, थोड़ा बहुत भले करेक्शन हो, लेकिन ये मोमेंटम मेरे ख्याल से अभी बना रहेगा। और एसबीआई के चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही मुनाफे में करीब 83% का उछाल देखा गया है, तो वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में 29% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही एनपीए में सुधार देखा गया। वहीं प्रोविजनिंग 7,237 करोड़ से घटकर अब 3,315.7 करोड़ अब रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये उड़ीसा की पहली वंदे भारत है और देश की 16वीं। साथ ही पीएम ने राज्य में 8,200 करोड़ के रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी। इसमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। उड़ीसा की पहली वंदे भारत पुरी से हावड़ा के बीच चलेगी। ट्रेन 500 किलोमीटर के सफर को 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी। इस बीच ट्रेन कुल 7 स्टेशनों पर रुकेगी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े थे। अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही। ये वंदे भारत बंगाल और उड़ीसा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है उन्हें और मजबूत करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन भी किया। ये एक्सपो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस साल एक्सपो की थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग पर ये आधारित है और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक स्थानों और साथ ही संग्रहालयों के डेलीगेशंस भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश की विरासत को संरक्षित करने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने अफसोस भी जताया कि आजादी के बाद इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद
अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए वो उतने हो नहीं पाए। और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। खबरों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान में इतने दिनों से मचे बवाल के बीच अब पाकिस्तान के शहबाज सरकार ने इमरान खान को लेकर दो टूक बातें कही हैं। पाकिस्तान सरकार ने साफ कहा है कि अब इमरान खान के पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले जाएं या फिर पाकिस्तान में ही रहकर आर्मी एक्ट के तहत बनाए गए केस का सामना करें। इस बीच खबर यह भी है कि इमरान खान के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने घर में 30 से 40 आतंकवादियों को छिपा रखा है। इन आतंकवादियों को सौंपने के लिए पंजाब पुलिस ने उन्हें 24 घंटे का समय दिया है। और 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए भारत की कोशिश की बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मुल्क के तहवूर राणा को भारतीय एजेंसी NIA जल्द ही भारत लाएगी। अमेरिकी के कोर्ट ने प्रत्यार्पण को हरी झंडी दे दी है। NIA का मानना है कि तहवूर राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले के लिए रेकी को अंजाम दिया था। बाइडेन प्रशासन राणा के प्रत्यार्पण का समर्थन करता है। ऐसे में अब उम्मीद बढ़ गई है कि राणा भारत जल्द लाया जाएगा और उस पर मुकदमा यहां यानी कि हमारे देश में चलेगा। Order of American court extraditing Tahoor Hussain Rana is a great victory for India. It is for the first time, according to my knowledge, that American government has heavily relied upon Indian investigating agencies' evidence. And I'm glad that when I was conducting the trial against one of the Indians accused, David Abu Jindal, who was also in the control room which was constituted in Pakistan during the terror attack of 26 November on Mumbai, David Headley, before the attack, had visited Mumbai. After the attack, had visited Mumbai. He had taken the photographs and he handed over the photographs of the targeted places to the Lashkar. जापान के हिरोशिमा में कल से G7 की मीटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत इस बार G7 में स्पेशल इनवाइटी है और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर जापान में रहेंगे। 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद ये पहली बार है जब कई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत उन चंद देशों में से है जो अभी भी NPT पर दस्तखत उसने नहीं किया है। इसमें पहले PM मोदी फ्रांस और जर्मनी और UK में हुई G7 समिट में भी हिस्सा वो ले चुके हैं। बिना किसी डॉक्यूमेंट के तुरंत लोन देने वाले ऐप से सावधान। अहमदाबाद की साइबर पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे 650 ऐप्स को ब्लॉक करवाया है, लेकिन साइबर अपराधी नए ऐप्स बनाते रहते हैं। ऐसे में इनसे बचने का क्या है तरीका, ये जानने के लिए देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की ये रिपोर्ट। यह है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का परिसर। यहाँ कुछ लोग कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आए हैं कि उनके साथ इंस्टेंट लोन के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। इस महिला के साथ किसी माई लर्न लोन नाम के ऐप ने धोखाधड़ी की है। अब जरा इनकी कहानी सुनो। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। एक ऐप है माई लर्न लोन करके, वो ऐप को डाउनलोड करते तो अपने आप सारे अलाउ किया मैंने, वो सब अलाउ हो गया। सारे कॉन्टेक्ट चले गए, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं 300-400 जो भी, वो सारे कॉन्टेक्ट्स उनके पास चले जाते। फिर वो आपको ब्लैकमेल करते, आपको मैसेजेस करते, फ्रॉड कॉल करते बहुत सारे, और आपको बोलते हैं कि मैं आपकी फ़ोटो एडिटिंग करके आपकी न्यूड फोटोज़ में सब आपके कॉन्टेक्ट्स को दूंगा और आपके फैमिली मेम्बर को कॉल करके फिर उनको गलत बैडवर्ड्स यूज़ करूँगा। ऐसे फ्रॉड ऐप से बचने के लिए जरूरी है कि इंस्टेंट लोन ऐप्स का तौर तरीका समझा जाए। ऐसे ऐप्स ऑनलाइन इंस्टेंट लोन देने के नाम पर आपसे तमाम तरह की परमिशन ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल कैमरा, फोटो गैलरी, SMS, लोकेशन, कॉन्टेक्ट लिस्ट, स्टोरेज और वॉइस मेल की परमिशन। ये सारी परमिशन देने के बाद आप एक तरह से इनकी वर्चुअल हिरासत में आ जाते हैं। लोन चुका देने के बाद ये आपसे ज्यादा पैसा मांगते हैं और नहीं देने पर आपको तरह तरह की धमकी देते हैं, जैसे कि फोटो मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर डालना, परिवार को पर्सनल जानकारी देना,
इस ब्लैकमेलिंग से वो जबरन वसूली करते हैं। अब गुजरात पुलिस भी लोगों को सचेत कर रही है। तो इस तरीके की काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास में आना शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने उस पर काफ़ी भी जो लोकल लेवल पे जो यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र होते थे उन लोगों को अरेस्ट भी किया था। बट हम चाहते थे कि इसको एक अच्छे लेवल से इसको बंद किया जाए, जिससे हमारी टेक्निकल टीम में PSI मोरडिया है और एक जो कांस्टेबल है अश्विन, उन दोनों ने मिलके एक आइडिया निकाला था कि सर अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे अपलोड हो रही है, जैसे गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अपलोड होती है, हम उन्हीं को लिख के देते हैं और ये एप्लीकेशन वहीं से हट जाएगी। ये ठग लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए इंटरनेशनल नंबरों से कॉल करते हैं, जिससे इन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल सावधानी ही इसका उपाय है। अगर आप जल्दबाजी में कहीं लोन लेने जाते हैं और अपने सारे डेटा दे देते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ धोखाधड़ी होने की पूरी संभावना है। इससे तो बेहतर है कि लोन लेने से या तो किसी से पैसे लेने से पहले उसको चेक करें, क्रॉस वेरिफिकेशन करें और अगर आपको डाउट है तो पुलिस का संपर्क करें, तभी जाकर इस तरह की धोखाधड़ी को हम रोक पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। आरबीआई के नए नियम से कैसे बदलेगा क्रेडिट कार्ड से विदेश में पेमेंट करने का और क्या होगा इसका असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।